Hello, guys. Hello, hello. Good evening, everybody. Good evening. बहुत इंतजार कराया मैंने आज आपको एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी। आज बहुत बहुत जुगाड़ करके आपका लेक्चर चालू करवा रहा हूँ भाई। बस अपने को पढ़ना है किसी भी हालत में, तो बस इसीलिए कुछ तो भी क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू चालू है। बहुत बारिश हो रही है पुणे में, तो इसलिए आज लेट हो गया। बट जैसे तैसे देर आए दुरुस्त आए, एकदम अच्छे से अभी कनेक्शन है अपना। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके। सो अब बच्चों को मैं देख रहा था फोन पे कि बच्चों को एक कंफ्यूजन है। अरे सर सर सर, चैप्टर 4 किधर गया, है ना। चैप्टर 4 का आपको क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजन हो गया कि सर चलो चलो सर चैप्टर 4 कहाँ है। मेरा बच्चा देख भाई, आज जो है ना चैप्टर मैं 5 कराऊंगा। पूछो क्यों। सिंपल सी बात है भाई। इंटरनेट कनेक्टिविटी का आज बहुत झोल है ना। बहुत ही एकदम डेंजर मामला चालू है, सुबह से लड़ रहा हूँ इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। तो मैं चाहता हूं कि भाई अपना वो इंटरनेट कभी भी बंद ना हो जाए या कुछ भी ऐसा कुछ गलत ना हो जाए। तो अपन छोटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसको आज पढ़ लेते तो कम से कम अपना एक वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। छोटा सा चैप्टर है, एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो उस चैप्टर नंबर 5 को फिनिश कर देते हैं हम लोग। और आज का लेक्चर फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का कुछ भी हो सकता है, बट मैं चाहता हूं नहीं हूं कि आपका कोई भी दिन मिस हो, कोई भी लेक्चर आपका मिस हो। तो रॉक करेंगे, चलिए। फटाफट आगे गया आप लोग बताइए मुझे, आपका अटेंडेंस मार्क कर लो, कितने बच्चे हैं यहाँ पे देखना चाहता हूं। आपको मालूम है आपका अटेंडेंस कैसे मार्क करना है। जस्ट बाय सिंपली प्रेसिंग अ लाइक बटन मुझे पता चलेगा कि आपका अटेंडेंस मार्क हो चुका है। एंड जैसे आपका अटेंडेंस रॉक हो जाएगा भाई, मैं भी रॉक कर देगा इधर। चलो। फटाफट अपना अपना अटेंडेंस मार्क कर लो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे आज मंडे इवनिंग को मेरे साथ पढ़ने के लिए एक्साइटेड है। लेट्स मार्क योर अटेंडेंस। टडा। चलो 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 चलो। 237 वॉचिंग, 178 अटेंडेंस मार्क हो चुका है। 184, 200 हो जाएंगे। 247 है, 200 अटेंडेंस हो जाएंगे। प्रवचन शुरू कर देगा भाई तुम्हारा। 200 पे काउंट शुरू। चलो, 200 पे शुरू कर देगा प्रवचन। ओके। 200, हियर वी गो। ओके। चलिए बॉस, लेट्स रॉक। हम बात कर रहे हैं आज चैप्टर कौन सा है, आपने देखा ही होगा, चैप्टर नंबर 5, फ्रॉड एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड। बहुत ही भाई मतलब गजब का चैप्टर है, एकदम माहौल करेंगे आज तो, मजा आएगा। आज बेटा जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं आज का जो टॉपिक होगा वो है फ्रॉड एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड। करेक्ट है ना। भाई एकदम सिंपल सी बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रॉड के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिएगा कि आपको पढ़ाया जाता है सबसे पहले कि सर फ्रॉड का मतलब क्या होता है। और फ्रॉड की बात जैसे हो जाती है, दूसरा आपको पढ़ाया जाता है कि उस फ्रॉड में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है करके। दो चीजें आपको समझना है। वन, वी टॉक अबाउट व्हाट इज फ्रॉड। नंबर टू, वी टॉक अबाउट व्हाट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड। करेक्ट है ना एकदम। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं फ्रॉड के बारे में। एकदम आराम से मन लगा के ध्यान से सुनिएगा, जितना भी देर अपने को ये चैप्टर को लग सकता है। बट पहले चाहूंगा कि फटाफट बेसिक एकदम चीजें कवर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो अभी फुल एकदम कॉन्सेंट्रेट करना, मन लगा के लेक्चर में इन्वॉल्व रहना। अब मुझे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मुझे बस आपका कंसंट्रेशन चाहिए। इतना भारी पढ़ाऊंगा ना, इतना भारी कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके चलिए, फोकस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऐसे नंबर 240। ऐसे 240 मेरा बच्चा आप सबको मालूम होगा बात करता है किसके बारे में। ऐसे 240 चर्चा करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड। तो जब भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, तो यहाँ पे चर्चा होगी ऐसे नंबर 240 की। अब जब हम लोग बात करते हैं फ्रॉड की, मेरा बच्चा बात समझ, जब हम लोग फ्रॉड की बात करते हैं ना, तो इसका और एक भाई है यहाँ पे।
हम बात करते हैं किसके बारे में, एक हम लोग बात करते हैं फ्रॉड और दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट एरर। तो बच्चों आपको मालूम होगा फ्रॉड मतलब क्या है, एरर मतलब क्या है, करेक्ट है ना एकदम। सो यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं फ्रॉड की, तो फ्रॉड हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉड हम लोग क्या कहते हैं कि फ्रॉड इट इज एन इंटेंशनल एक्ट। एरर मतलब हम लोग क्या कहते हैं, इट इज एन अनइंटेंशनल एक्ट। सही बात है ना एकदम। सो यहाँ पे फ्रॉड मतलब क्या है, फ्रॉड मतलब क्या है मेरा बच्चा, इट इज एन इंटेंशनल एक्ट। एंड फ्रॉड मतलब इंटेंशनल एक्ट, एरर मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, एन अनइंटेंशनल एक्ट। आई बात समझ में आपको, यस। तो अब मेरी बात समझो, यहाँ पे जब ऐसे 240 डिफाइन करता है मेरा बच्चा कि सर फ्रॉड का मतलब क्या है, तो शुरुआत होती है फ्रॉड मतलब क्या, इंटेंशनल एक्ट, जो धोखा देने की चाह से किया जाता है, जो जानबूझ के किया जाता है। आई बात समझ में आपको, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, फ्रॉड। सो जब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो व्हाट इज फ्रॉड, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल। आई बात समझ में आपको, अमंग मैनेजमेंट दोज चार्ज विद गवर्नेंस एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टीज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। मतलब क्या कहता है यहाँ पे, टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज का मतलब क्या है कि आपका नजायज फायदा, आपका गलत फायदा, आपका फायदा उठाने का, आपका गलत फायदा उठाने का जानबूझ के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉड। तो यहां पे तुम समझो बात को, जनरली यहां पे एकदम जनरल टर्म में यहां पे किसको डिफाइन किया गया है भाई, इसको यहां पे डिफाइन कर दिया गया है एज व्हाट, फ्रॉड। समझो बात को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, फ्रॉड मतलब क्या है, जनरल। ये जो यहाँ पे बात करी हम लोग ने, यहाँ पे पहला जो डेफिनेशन दिया गया है, पहला जो डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे भाई मेरे, ये जो है ये कैसा डेफिनेशन दिया गया, ब्रॉड डेफिनेशन दिया गया, एकदम ब्रॉड डेफिनेशन, कि फ्रॉड मतलब क्या है, धोखा देने की इच्छा से, आपका गलत फायदा उठाने की इच्छा से अगर कुछ गलत काम किया गया है तो उस चीज को, उस एक्ट को हम लोग कहते हैं क्या, फ्रॉड। बट हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, ऑडिट के बारे में। भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ऑडिट के बारे में। सो यहां पे जब हम लोग बात करते हैं ऑडिट के बारे में, सो ऑडिटर इज कंसर्न्ड विद दोस फ्रॉड व्हिच कॉजेज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई आप समझने की कोशिश करिएगा, मतलब मैनेजमेंट ने अगर कुछ भी गलत काम किया है जानबूझ के, बट किसमें भाई, किसमें, दैट कॉजेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। हम लोग को बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड होता होगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम समझो मेरी बात को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे फ्रॉड होते होंगे, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ कौन से फ्रॉड से ताल्लुकात रखना है, बस बेटा उसी फ्रॉड से रिलेशन में जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियली मिसस्टेटेड रखता है। आई बात समझ में आपको, यस सर। फिर अब जैसे यहां पे बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द ऑडिटर, व्हिच आर रेलेवेंट टू द ऑडिटर। क्योंकि भाई तुम समझने की कोशिश करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए अगर फ्रॉड होंगे तो बस मैं उसी फ्रॉड्स के ऊपर फोकस करूंगा, नहीं तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये बात आप तक पहुंचे क्या, दुनिया में उस कंपनी के अंदर जितने भी फ्रॉड होते हो, जितने भी घोटाले होते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ उन्हीं फ्रॉड्स के बारे में ध्यान रखना है जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हो। ओके तो वो कौन से, एक जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करने में आपको अफेक्ट करते हो, या आपके एसेट्स में कुछ मिसअप्रोप्रिएशन होता हो। आई बात समझ में आपको। सो दो टाइप के फ्रॉड है, वो कौन से फ्रॉड्स है मेरा बच्चा, यहां पे बता। सो इंटेंशनल एक्ट, बट यहां पे हम लोग बात करेंगे, यहां पे हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे, यहां पे समरी में लिखेंगे विच कॉजेस दी which causes the financial statements, which causes the, क्या लिखना है अपने को, which causes the financial statements, which causes the financial statements to be materially misstated। आई बात समझ में आपको, एमएम मतलब क्या, which causes the financial statements to be materially misstated। ओके सर। अब यहां पे क्या कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो इन फ्रॉड्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो मेरा बच्चा यहाँ पे दो टाइप के फ्रॉड होते हैं। वो दो टाइप के फ्रॉड कौन से होते हैं, एक हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। किसकी बात करते हैं हम लोग, फ्रॉड्यूलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके वेरी गुड। और दूसरा हम लोग किसकी बात करते हैं, सो दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, मिस अप्रोप्रिएशन। किसकी बात करता हूं यहाँ पे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। क्लियर है एकदम बात, एकदम यहाँ पे। सो जो एक चीज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियली मिसस्टेट करेगी, उसे हम लोग कहेंगे अपना एक इंटेंशनल फ्रॉड।
दूसरा जो आपके एसेट्स को चोरी करेगा कोई, उसके अंदर एम्बेजलमेंट करेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे सेकंड टाइप ऑफ फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मेरा बच्चा ध्यान में रखना, एमसीक्यू में आपको ये दो टाइप के फ्रॉड आपको पूछे जाएंगे। आई बात समझ में आपको? यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड। सो बेटा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड? नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक सर ये इंटेंशनल है। नंबर टू क्या कहते हैं सर? ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मतलब धोखा तो भाई ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बराबर के नहीं? तो इसमें हम लोग को मालूम है कि भाई ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी हम लोग को सिर्फ उन्हीं फ्रॉड्स के बारे में ध्यान में रखना है विच कॉजेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो हमने यहाँ पे पॉइंट कवर कर लिया। एक कौन सा? यहाँ पे कि सर एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो हमने क्या बोला कि एक सर वो क्या है, वो इंटेंशनल है, और दूसरा हम लोग ने क्या बोल दिया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगा ना, बस उन्हीं फ्रॉड्स को हम लोग को फोकस करना है, बाकी कोई भी फ्रॉड हो उसको हम लोग को कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। सो ये जो दो स्टार मार्क करे ना, ये दो स्टार मार्क इज इक्वल टू व्हाट? ये दो स्टार मार्क जो कर दिया मैंने, तो ये जो स्टार मार्क करा यहां पे, ये क्या हो गया? ये किसके बारे में बात करता है? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड। ये दो बातें हो गई बेटा। ये हर चीज आपको एमसीक्यू में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक बोलेगा फ्रॉड इंटेंशनल है, दूसरा ऑडिटर कौन से फ्रॉड से कंसर्न्ड है? विच कॉजेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। बेटा बोलो कौन से दो टाइप के फ्रॉड हो गए? एक है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा हो गया मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। जब बात, उसके बाद हम लोग बात करते हैं काहे ये फ्रॉड होता है। ये फ्रॉड जो हम लोग बात कर रहे हैं ना भैया, तो ये फ्रॉड अगर हम लोग को दिखते हैं तो आखिरकार लोग इन फ्रॉड्स को करते क्यों है भाई? ये फ्रॉड लोग करते क्यों है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है लोगों पे जो लोग फ्रॉड करते हैं? लोग धोखा क्यों देते हैं? उसके रीजंस अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कहता है, इंसेंटिव और प्रेशर, बराबर के नहीं? मैनेजमेंट का क्या कहता है, इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एग्जिस्ट एंड अंडर प्रेशर from sources outside or inside the entity to achieve an unexpected and perhaps unrealistic earning target। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि भाई फ्रॉड आखिरकार क्यों करते हो आप? फ्रॉड आखिरकार क्यों करते हो? तो सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि फ्रॉड हम लोग क्यों करते हैं। आपके ऊपर कुछ प्रेशर है, मैनेजमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर है, आपको एक लैंडमार्क जजमेंट आपको मालूम होगा, लैंडमार्क जजमेंट आपको मालूम होगा, जजमेंट नहीं रे, लैंडमार्क वो केस स्टडी आपको मालूम होगा। वो कौन सा केस स्टडी है? वो ही अपना रामालिंगम राजू वाला। कौन सा रे बेटा रामालिंगम राजू? सत्यम का रे। तो उसके ऊपर प्रेशर था। विप्रो आप देखो, जो टीसीएस आप देखो, ये एकदम टेक जायंट्स, एक कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज थे, वो अनशंट प्रॉफिट कर रहे थे। अब जो सत्यम है वो भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, करेक्ट है ना? उस सत्यम कंपनी को भी दिखाना था कि हम भी बहुत भारी है, हमको भी एकदम दिखाना है कि हम भी बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो इसीलिए रामालिंगम राजू ने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड किया। सो मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर था, मैनेजमेंट के पास इंसेंटिव था, उसके हाथ में पावर थी, इसके लिए उसने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया। दैट इज पॉइंट नंबर वन। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या कहते हैं हम लोग, मौका। हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या कहते हैं मेरा बच्चा? अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिलता है। अरे भाई अगर तुमको कुछ चोरी करने की अपॉर्चुनिटी, संधि मिलती है, अगर तुमको कुछ मौका मिलता है, तो भाई हम लोग क्यों छोड़ेंगे ना? अगर तुम कैशियर हो, और कैशियर हो तो तुम्हारे सामने बहुत सारा कैश है, तुम्हारे ऊपर लोगों का भरोसा है, तो भाई बस खत्म हो गया ना बात। तुमको अपॉर्चुनिटी मिल गई, इतना सारा कैश तुम्हारे पास से चोरी कर लो। सही बात है ना एकदम। तीसरी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब क्या कहता है, मोह। टेम्पटेशन मतलब क्या बोलता है, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब क्या बोलता है, मोह। बराबर कि नहीं? जो आपको अट्रैक्ट करता है, जो आपको बहकाता है। टेम्पटेशन मतलब क्या कहता है, जो आपको बहकाता है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि टेम्पटेशन यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपको दिखता है कि इतना सारा कैश मेरे पास पड़ा हुआ है, तो अब यू गेट टेम्पटेड कि भाई चलना भाई चोरी कर लेता हूं, कौन तो देखने वाला है, कौन तो मुझे रोकने वाला है। तो मेरा बच्चा, ये हम लोग बात करते हैं, दीज आर द थ्री रीजंस बिहाइंड व्हाट, दीज आर द थ्री रीजंस बिहाइंड व्हाट, बिहाइंड व्हाट बोलना बेटा, बिहाइंड कंडक्टिंग ऑफ व्हाट, बिहाइंड कंडक्टिंग ऑफ व्हाट, फ्रॉड। ये जनरल रीजंस है। ये जो फ्रॉड के रीजंस है ना, तुम समझ लेना, बाद में आप सवाल पूछोगे कि अरे सर आगे भी हम लोग को बाद में ये मिलता है और अभी भी हम लोग को मिलता है, तो रीजंस कौन से है? तो ये आप समझने की कोशिश करो। ये एक्सप्लेनेशन में लिख रहा हूं कि दिस आर व्हाट द जनरल रीजंस। ये कौन से रीजंस हो गए मेरा बच्चा? तो ये बात हो गई सर किसके बारे में, ये बात हो गई जनरल रीजंस के बारे में। ओके, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, चैप्टर को आगे दौड़ाएंगे
तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर समझिएगा, यहाँ पे एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं। इसके अंदर आप देखोगे इतना 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 आपको दिया गया है। आई बात समझ में आपको? ये सारी सारी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात हो रही है। फिर आपको दिखेगा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, ये दूसरा पार्ट यहाँ पे शुरू होता है। एकदम आराम से समझने की कोशिश करना कि देखिए चैप्टर को हम लोग ने एकदम एकदम आराम से उसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे। सो हम लोग को बस यहाँ तक आना है। अभी जितना भी हम लोग ने पढ़ा ना, मतलब अभी अपने को ये दो हिस्से पढ़ने हैं चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको, समझो मेरी बात को मेरा बच्चा, अगर मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़ा दूं, अगर मैं आपको ये वाला हेडिंग पढ़ा दूं, भाई जितना मैंने आपको यहां तक बोला ना, यहां तक अपना काम खत्म हो गया भाई। एकदम सही है। कोई टेंशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, वेरी गुड। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। एकदम आराम से मन लगा के फटाफट चैप्टर का एक चार्ट बनेगा, एक चैप्टर की समरी बनेगी। तुम्हारा दिल खुश होना चाहिए। रेगुलर बैच में तो आपको मालूम है, इसको लेट लेट के एकदम ऐसा सुपर ऑसम पढ़ा है, तो आपको तो दिल एकदम आपका आ ही गया होगा इस चैप्टर पे, तो अब आसान लगता होगा। ठीक है। सो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं? मे बी अकम्प्लिश्ड बाय, मतलब कैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैसे हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? कैसे हम लोग कहते हैं उसको कि भाई हम लोग वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आखिरकार हम लोग कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। सो इट कैन बी अचीव्ड बाय, यहां पे लिखता हूं, इट कैन बी अचीव्ड बाय, बोलिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है अपना? मैन्युपुलेशन, फिर उसके बाद कहते हैं फॉल्सिफिकेशन, एंड लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं? अल्टरेशन। तो हम लोग अपना जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फर्स्ट कैसे कर सकते हैं? जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको अपन क्या करें? मैन्युपुलेट करें। उसको अपन क्या करें? झूठे डॉक्यूमेंट्स बता दे, या जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनमें कुछ हम लोग हेरा फेरी कर दें। तो इस हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? फ्रॉडुलेंटली प्रेजेंट हो जाएंगे। आई बात समझ में आपको? यस सर। सेकंड, हम लोग मैन्युपुलेशन मतलब तुम समझते हो ना कि उसमें कुछ चेंजेस करना, उसमें टैंपरिंग करना। फॉल्सिफिकेशन मतलब ऑल टुगेदर झूठे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, और अल्टरेशन मतलब क्या है? जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना उसको टैंपर करना, उसको फोर्ज करना। आई बात समझ में आपको? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? मिस रिप्रेजेंटेशन या इंटेंशनल ओमिशन। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, और क्या कहता है दूसरा? इंटेंशनल ओमिशन। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब तुम समझो बात को। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि कभी कभी लोग है ना, कैसे चोरी कैसे करते हैं कि, अब तुम समझो बात को, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अब आपके यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज लेट अस से 10 इयर्स। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज हाउ मच? 10 इयर्स। बट लोग उसको बताएंगे जानबूझ के कि भाई उसका यूजफुल लाइफ क्या है? 5 इयर्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप अगर जो 10 साल की एसेट है उसको आप बताओगे कि इट कैन बी यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर 5 इयर्स, तो तुम मेरी बात को समझो, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आ जाएगा ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम दिखेगा। या लोग अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, 5 साल के एसेट को बताएंगे 10 साल। सिंपल एम क्या है यहाँ पे कि वो इंफॉर्मेशन को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत तरीके से प्रेजेंट हो जाए। आई बात समझ में आपको? यस सर। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंशनल ओमिशन। मतलब आपने कुछ एक्टिविटी करी है बट आप जानबूझ के उसको नहीं दिखा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया है बट आप वो लोन को दिखा ही नहीं रहे हैं। बैड डेट्स हो गए बट फिर भी आप वो बैड डेट्स है करके दिखा ही नहीं रहे। जानबूझ के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत प्रेजेंट कर रहे हो। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मिस रिप्रेजेंटेशन या इंटेंशनल ओमिशन। आई बात समझ में आपको? यस सर। थर्ड पॉइंट अपन क्या कहते हैं? इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं अपन? इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन। अभी जो भी होगा वो इंटेंशनली होगा, तो एग्जाम में ध्यान में रखने का बेटा कि जब फ्रॉड की बात होती है तो इंटेंशनल ये वर्ड अपना आएगा ही आएगा, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो अपन क्या कहते हैं? मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग पॉलिसीज। जानबूझ के आप आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज को सही से फॉलो नहीं करते हो। मतलब आप क्या करते हो यहाँ पे?
जैसे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि भाई देर इज अ नॉमिनल लॉस, बराबर के नहीं, कि बाबा वो एक्चुअल लॉस नहीं है, ये नोशनल लॉस हो सकता है, नॉमिनल नहीं नोशनल लॉस हो सकता है, तो उस समय पे आपने वो दिखाना चाहिए A7 के हिसाब से, बट जानबूझ के आप नहीं दिखाते हो ये सोच के कि भाई अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम क्या प्रॉफिट कम दिखेगा अपना, या तो अपने को बैंक अगर लोन नहीं दे देगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो जानबूझ के आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को मिस अप्रोप्रिएट करते हो। अब आपको मालूम है कि अपना अपना जो एसेट है उसका जो परफेक्ट जो मेथड यूज होगा वो WDV होगा, बट जानबूझ के आप यूज करते हो SLF। तो जानबूझ के जो एप्ट पॉलिसी है वो आप यूज नहीं करते हो, बट जानबूझ के आप गलत अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करते हो, जिसके वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो मेरा बच्चा तो समझ में आया क्या तुझे कि तीन चीजों के वजह से, एकदम आसान है, तीन चीजों के वजह से, तीन चीजों के वजह से क्या होता है यहाँ पे, तीन चीजों के वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉडुलेंटली रिपोर्ट होंगे, इन तीन चीजों के वजह से। बात एकदम आसान है क्या, बात एकदम क्लियर है क्या, आई बात समझ में आपको? यस सर। अब आगे क्या है, चैप्टर के आगे क्या है, अब तू देखेगा ना बेटा, मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स आपको दिखता है, मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स आपको दिखता है, तो मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स आपको दिखता है, तो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे। सेकंड अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट मिस रिप्रेजेंटेशन और इंटेंशनल ओमिशन। तो मेरा बच्चा ये सेकंड पॉइंट तुझे यहां पे दिखता है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। और थर्ड मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको दिखता है, तो यहां पे आपको ये मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको यहां पे दिखता है। भाई चैप्टर का स्ट्रक्चर समझ ले, अब जो मैंने तीन पॉइंट वहां पे लिखे बस उन तीन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया, उसमें तीन पॉइंट के अंदर सिर्फ क्या है, एक ही पॉइंट आपको डिटेल में दिया गया, खत्म हो गई बात, खलास हो गई, सही बात है ना एकदम। सो अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं मिस मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, तो मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं ना, ये चैप्टर बहुत ही आसान है भाई, ये चैप्टर भयंकर एकदम ही सिंपल है। ये पूरा का पूरा जो भरा हुआ चैप्टर है, किसके किसके है, किससे भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो भरा हुआ है ना, अरे भाई अच्छे से लिख दे एक ही बार, ये किससे भरा हुआ है, ये चैप्टर पूरा का पूरा ये चैप्टर भरा हुआ है एग्जांपल्स के थ्रू, किससे भरा हुआ है ये, एग्जांपल्स के थ्रू। तो बेटा वंशिका अभी जो मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है, जो आपको दिक्कत आ रही थी समझने में, बस उसी के एग्जांपल्स को हम लोग रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता क्यों है और लोग करते कैसे है उसको। क्लियर एकदम बात, राइट। सो इसके पीछे के रीजंस कौन से हैं, व्हाई डू मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टेक्स प्लेस? तो नंबर वन, टैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, को कौन टैक्स भरना चाहेगा, आप भरना चाहोगे, मैं अपन तो ईमानदारी से भरते हैं भैया, बट अगर कोई व्यक्ति जो है वो टैक्स भरना चाहता है क्या, नहीं सर, आप तुम समझो भाई, तुमने इतनी मेहनत करके आपने 1 लाख रुपए आपने क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया। अब सरकार आपको बोलती है कि बेटा इसमें का है ना 30% हम लोग को तू दे दे टैक्स, मतलब क्या हो जाएगा भैया, तू 30,000 देगा टैक्स और 70,000 ये तेरे को मिलेगा, 70,000 तेरा ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगा। आई बात समझ में आपको? तो अब तुम मुझे बताओ, 1 लाख साल भर इतनी मेहनत करके तुमने 1 लाख रुपए कमाया और फिर सरकार ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, और आप सरकार को दे रहे हो 30,000 रुपीज एंड यू आर लेफ्ट ओनली विद 70,000 रुपीज। तो तुम बोलोगे अरे यार ऐसा कैसा मैं भर दूं, 70,000 में 1 लाख रुपए कमाया, ऐसा वैसा। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही अगर आप सोच रखोगे ना कि भाई मैं तो इतना पैसा सरकार को नहीं दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो वो जानबूझ के क्या करते हैं, प्रॉफिट को कम दिखाते हैं। आई बात समझ में आपको? तो इसीलिए प्रॉफिट को कम दिखाना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं वो लोग, बोलो बोलो बोलो, वो मैन्युपुलेट करते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, अरे यार लोगों को डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो गए तो शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जान दे यार प्रॉफिट नहीं दिखाते, या तो कभी कभी वो प्रॉफिट में नहीं होते, बट अपने कंपनी का रेपुटेशन बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो जानबूझ के डिविडेंड देते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो लोग डिविडेंड देते हैं। आई बात समझ में आपको? मैनेजमेंट के बहुत सी बार रेम्यूनरेशन जो लिंक्ड होते हैं वो उनके परफॉर्मेंस से लिंक्ड होते हैं, वो किससे लिंक्ड होते हैं, वो लिंक्ड होते हैं बाय रेफरेंस टू द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के रेफरेंस में, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, बाय रेफरेंस टू द प्रॉफिट, मतलब ही हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज लिंक्ड टू विद व्हाट, देयर परफॉर्मेंस, इट इज लिंक्ड टू विद व्हाट, देयर परफॉर्मेंस। आई बात समझ में आपको? सो मैनेजमेंट को जब ज्यादा रेम्यूनरेशन चाहिए होता है तो वो जानबूझ के परफॉर्मेंस उनको दिखाना पड़ेगा अच्छा है करके, तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उन लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नो डाउट मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहां पे आपको दिखेगा कि ये जो ऊपर के एक्टिविटीज जो हमने बात
करी, ये जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स की जो हमने बात करी, इसके मेथड्स क्या है? तो भैया एकदम सिंपल है, परचेस या एक्सपेंसेस को कम या ज्यादा दिखाओ, सेल्स एंड अदर आइटम्स ऑफ इनकम को कम या ज्यादा दिखाओ, जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको कम या ज्यादा दिखाओ, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज को या प्रीपेड एक्सपेंसेस को गलत तरीके से एडजस्ट कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखा दो, रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दो, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप अफेक्ट कर सकते हो। बात जमी क्या मेरा बच्चा? एकदम सही है। तो ये बात हो गई अपनी फर्स्ट पॉइंट की। सेकंड और थर्ड तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो अपन ने डिस्कस कर लिया था, क्लियर है एकदम। सो अब उसके बाद यहां पे ये और फर्दर एग्जांपल्स और इसको इसी कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इन्होंने क्या किया है, आगे इन्होंने और ज्यादा इसको एलैबोरेट किया। कॉन्सेप्ट वही है, बराबर के नहीं, रिश्ता वही है, बस यहाँ पे सोच नहीं है। उन्होंने अलग तरीके से बताया है कि और किस तरीके से और कौन से अलग अलग ऐसे टेक्निक्स हो सकते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज। अब आपको मालूम है कि आपके सामने ये कौन दिख रहा है भैया? कौन दिख रहा है ये आपको? ये दिख रहा है कौन? ये दिख रहा है आपको रामलिंगम राजू। इसने क्या कर दिया मेरा बच्चा? इसने जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट किया। सेल्स दिखा दिए जो एक्चुअल में सेल्स नहीं थे, फिक्स डिपॉजिट्स दिखा दिए जो एक्चुअली फिक्स डिपॉजिट्स नहीं थे। तो भैया इसने सब घोटाले कर दिए, जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्रॉडुलेंटली उसने रिपोर्ट कर दिया। आई बात समझ में आपको? तो इसने क्या कर दिया यहाँ पे? सत्यम नहीं, ये क्या बोलता है? इट इज व्हाट? झूठा, झूठा है ये, बराबर के नहीं? आई बात समझ में आपको? सो ऐसी बात है यहाँ पे। सो रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, ये उसने बात कर दी यहाँ पे। सेकंड अपन क्या करते हैं? इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग दी अजम्पशंस। अजम्पशंस जबरदस्ती के गलत तरीके से एडजस्ट कर देगा। जैसे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? बैड डेट्स। भाई ये बैड डेट्स का भी एग्जांपल है। ये किसके बेसिस पे चलता है? ये अजम्पशन के बेसिस पे ना। एक्चुअली ये बैड डेट्स मतलब ये हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये डाउटफुल डेट्स है। ये क्या है? डाउटफुल डेट्स है, हमको मालूम नहीं है। तो जानबूझ के वो क्या कर देंगे? अजम्पशंस को, वो जजमेंट्स को वो चेंज कर देंगे, अकाउंट बैलेंसेस को चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कर देंगे? ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इवेंट्स और ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब कोई भी घटना घटी, एक तो वो उस घटना को इग्नोर कर देंगे या तो उसको आगे बढ़ा देंगे। मतलब इस साल में उसको नहीं दिखागे। इसका मतलब क्या हो गया? अब जैसे समझो मेरा जो सेल्स है अभी, वो सेल्स है कितना? 99 लाख रुपीस का। कितने का सेल है मेरा? 99 लाख रुपीस का। अब अगर मान लो मुझे पेमेंट मिलने वाला है 99 लाख रुपीस का, मुझे अब मुझे पेमेंट मिलने वाला है लेटस से 2 लाख रुपए का। अब मुझे ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में अब मुझे ये पेमेंट मिलने वाला है 2 लाख रुपए का। तो मेरा टोटल हो जाएगा कितना? 1 करोड़ 1 लाख रुपए का। कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 1 लाख रुपए का मेरा पेमेंट हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? एकदम सही है। 1 करोड़ 1 लाख रुपए का ये मेरा पेमेंट हो जाएगा। अब इससे इसका मतलब क्या हो गया भाई? तुम समझो बात को यहाँ पे। 1 करोड़ 1 लाख का ये पेमेंट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे क्या हो जाएगा? मेरे बिजनेस को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं बिजनेस बोल रहा हूँ, प्रोफेशन नहीं। तो अब मैंने बोला भाई कौन झंझट करेगा यार टैक्स ऑडिट वगैरह कराने का। तो अब मैं दिमाग क्या लगाता हूँ भाई, ये 2 लाख को फाइनेंशियल ईयर 2021 में ना दिखाते हुए हम लोग उसको क्या कर दे? बोलो भैया क्या कर दे? इसको हम लोग 2021 में ना दिखाते हुए हम लोग उसको क्या कर दे? हम लोग उसको 21-22 में दिखा देते हैं भाई। खत्म हो गई ना बात। तो यहां पे तुम समझने की कोशिश करो, इसको ओमिट कर देंगे, एडवांस कर देंगे, डिले कर देंगे, बट इस साल नहीं बताएंगे, अगले साल बताएंगे। एक तो मैं ये 2 लाख रुपए फिर एक तो बताऊंगा नहीं, या तो मैं बताऊंगा बट सर इसको मैं अगले साल बताऊंगा। आई बात समझ में आपको? एनीवन एनी क्वेरी? नो सर। सो ये इस तरीके से आप फ्रॉड कर सकते हो। आई बात समझ में? मैनेजमेंट क्या कर सकता है? कंसील करेगा या नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट कुड अफेक्ट द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो आप करते हो तो मैनेजमेंट वो आपको डिस्क्लोज ही नहीं करेगा कि वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैनेजमेंट ऐसे आपके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आपसे छुपा देगा, बराबर। जानबूझ के कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस करेगा या रिकॉर्ड्स को अल्टर करेगा। आई बात समझ में आपको? तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको यह समझ में आता है कि ये इस तरीके से इन टेक्निक्स को मैनेजमेंट यूज करते हुए अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स मैनेजमेंट कर सकता है। एनीवन एनी डिफिकल्टी टिल हियर? बोलो एनीवन एनी डिफिकल्टी हियर? नो। अब यहां पे योगेश गोयल साहब क्या बोलते हैं? सर हाँ ऑडिटर ही चेक करेगा, बराबर के नहीं? ऑडिटर चेक करेगा ना? रूबी बोलती है ऑडिटर चेक करेगा। फिर पुनीत बोलता है कि सर उसके लिए तो हमें सिखा रहे हैं ताकि हम चेक कर सकते हैं। यार
पुनीत तूने तो मेरी क्या बोलते हैं उसको, तूने मेरे शब्द तूने छीन लिए यहाँ पे। तो भाई यही तो बात कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, समझने की कोशिश करो। ये सारी बातें हम लोग को क्या करना है, ये सारी बातें हम लोग को चेक करना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये हम लोग को देखना है। बट मेरे बात समझ मेरी जान, कि अगर आपको चोर को पकड़ना है तो चोर के जैसे सोचना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको? इफ यू वांट टू कैच द थीफ यू हैव टू थिंक लाइक अ थीफ। आई बात समझ में आपको? इसीलिए इसीलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, चोर चोरी कैसे करता है वो हम लोग टेक्निक्स हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। परफेक्ट है एकदम, यस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, व्हाई डू मैनेजमेंट कमिट द फ्रॉड। तो बेटा यही बात हो गई यहाँ पे, वो फ्रॉड क्यों कमिट करता है, इसका मेमोरी टेक्निक हमने क्या बोला था, क्योंकि वो लोग कौन है भाई, वो लोग एफएम के डॉन है। वो लोग कौन है बेटा, वो लोग कौन है, बोलो बोलो, वो लोग कौन है, वो लोग है सर एफएम के डॉन। कौन है बेटा, बोलो, वो लोग कौन है, एफएम के डॉन। सो इसका मतलब क्या है, एक तो उनके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होंगे, मैनेजमेंट के अनरियलिस्टिक गोल्स होंगे कि भाई हम लोग को इतने करोड़ों का सेल अचीव ही करना है, इसके लिए हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होगा, अगर कोई एम्प्लॉय नाराज है, उसको उतना रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है, तो वो चोरी चकारी करेगा ही ना, क्योंकि उसका भी तो पेट है ना भाई, उसको भी तो भरना पड़ेगा ना अपना पेट। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलता है, मौका मिला है चोरी करने का, तो चोरी करना कौन छोड़ेगा, बराबर के नहीं, मतलब अपन तो नहीं करेंगे भैया, बट अपन बता रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद नेम गेम, बराबर के नहीं, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, वो आपको बोलेगा ऐसा करो, और फिर उसके बेसिस पे वो सामने वाले से, मतलब तुम समझे नहीं, मैनेजमेंट है ना क्या करेगा, एम्प्लॉय को बोलेगा तू ऐसा ऐसा कर करके। आई बात समझ में? मतलब वो उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेम गेम। सो इसीलिए मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट या एम्प्लॉयज करते हैं फ्रॉड। अब तुम समझो, यहाँ पे हम लोग ने रीजंस पढ़े, अब यहाँ पे फिर से आपको, यहाँ पे फिर से आपको आता है रीजंस, फिर से आपको आता है यहाँ पे रीजंस कि मैनेजमेंट ऐसे फ्रॉड करता क्यों है। तो इसका लिस्ट लंबा चौड़ा बनता है। तो अपने को मालूम है, एक है टैक्स, दूसरा अपने को मालूम है, अपन ने पढ़ा है वो कौन सा है, डिविडेंड। फिर तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, टैक्स हो गया, एक डिविडेंड हो गया। फिर अपना हायर रेम्यूनरेशन के लिए ऐसा करते हैं ये लोग, हायर रेम्यूनरेशन के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अपना मेमोरी टेक्निक जो आता है नेक्स्ट, जो है वो है अपने फाइनेंशियल, क्या बोलना है अपने को, बोलो फटाफट रे, चलो मैं लिख रहा हूं तब तक आप बोलो अच्छे से एकदम, फाइनेंशियल, बराबर के नहीं, क्या बोलना है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, बराबर के नहीं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल्स, बराबर। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉइज। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं, नेम गेम। अब तुम समझे बात को, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहां पे जो रीजंस लिखे हैं और फिर वहां पे भी रीजंस है, आपको दिखेगा कि सर दो दो रीजन अपने को दिख रहे हैं इस चार्ट में। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वो रीजन जनरली फ्रॉड क्यों होते हैं वो एक पॉइंट आता है, और दूसरा हम लोग बात करते हैं कि भैया मैनेजमेंट क्यों फ्रॉड, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों फ्रॉड करता है। तो एग्जाम में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना है, क्लियर है एकदम बात, यस सर, ओके। तो फिर उसके बाद अभी अपन बात करते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की। अब एसेट्स में हम लोग बात करेंगे वो कौन से होंगे भाई, चलिए सो अब बात करते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की। तो अब यहां तक का मामला खत्म हो चुका है, अब हम लोग बात करेंगे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की। आई बात समझ में आपको? सो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में क्या कहते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय, फिर से हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, सेम सेम टू सेम लाइन हम लोग यहाँ पे छाप देते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले एक बैरियर बना देते हैं, एक कॉलम बना देते हैं यहाँ पे, बराबर की नहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। फिर से यहाँ पे फिर लिखता हूं, इट कैन बी अचीव्ड बाय, आई बात समझ में, इट कैन बी अचीव्ड बाय, ये सेम चीजें अपन लिखते थे यहाँ पे। तो ये कैसे तुम लोग को मुमकिन होगा ये चोरी करने के लिए, बराबर की नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एम्बेजलिंग रिसीट्स, EMBEZZELEMENT, embezzlement of
रिसीट्स, आई बात समझ में आपको? मतलब आपको जो पैसा आता है, मतलब रिसीट्स मतलब आपकी यहाँ पे कैश की बात हो रही है, करेक्ट है ना? तो कैश की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, यहाँ पे कैश में चोरी चकारी करेंगे तो कभी आप पैसा जो रिसीव हुआ है आपने वो कम दिखा दोगे, जो पेमेंट आपने किया है वो ज्यादा दिखा दोगे। सो दैट इज व्हाट इज एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स। आई बात समझ में आपको? स्टीलिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स, सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, स्टीलिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स, स्टीलिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स, स्टीलिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स। मतलब भाई स्टीलिंग ऑफ फिजिकल एसेट्स मतलब क्या है, ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर स्टेशनरी है, ऑफिस का जो पेन ड्राइव है, ऑफिस का जो हार्ड डिस्क है, तो वो अपन चोरी कर लेंगे, बराबर के नहीं? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के फिजिकल एसेट्स जो है हम लोग वो चुरा लेंगे, कंपनी के जो डिवाइसेस है वो हम लोग चुरा लेंगे। आई बात समझ में आपको? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं वापस, इट इज अ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, बराबर के नहीं? कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड बाय देम। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कॉजिंग एन entity to pay for goods or services, goods or services not received by them। आई बात समझ में आपको? causing an entity to pay for goods and services not received by them, मतलब जो चीजें उनको मिली नहीं है ना, बराबर कि नहीं, उसको भी उसका पेमेंट करा देना। मतलब क्या है भाई, अपन ने क्या करना है कि अपन ने कंपनी के नाम पे कुछ आइटम मंगाने का, या तो अपन ने कुछ आइटम मंगाने का ही नहीं और कंपनी को जबरदस्ती बोलने का कि ये क्या हुआ है, तुमको पेमेंट करना पड़ेगा इसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि हम बोलेंगे कि कंपनी के लिए हम लोग ने ना अभी अपने ऑफिस में हम लोग ने क्या किया है कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर हम लोग को लगने वाला है। तो वो एम्प्लॉय बोलता है कि सर मैंने बहुत सारा सैनिटाइजर लेके आया मैं यहाँ पे, अब कोरोना का चल रहा है तो उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट एक्चुअल में उसने वो सैनिटाइजर लाया ही नहीं। आई बात समझ में आपको? तो वो क्या बोल रहा है, एंटिटी यू हैव टू पे फॉर दीज थिंग्स, बराबर के नहीं, जो चीजें आपने एक्चुअली खर्चा करी ही नहीं है करके उसको। आई बात समझ में आपको? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज हाउ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कैन बी अचीव, करेक्ट एकदम। एंड लास्ट में क्या कहते हैं, वही बात हो गई, यूजिंग द एंटिटीज एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। अब थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एंटिटी के जो भी एसेट है, एंटिटीज एसेट्स जो भी है, एंटिटी के एसेट्स जो भी है, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर विच यूज, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट, पर्सनल यूज। मतलब जो एंटिटी का जो है, जो कंपनी का माल है वो अपना माल है, बराबर के नहीं? तो लोग जैसे यूजुअली ना ये पार्टनरशिप फर्म्स में या जो प्रोप्राइटरी कंसर्न्स होते हैं ना, उसमें ये काम में आता है। उसमें क्या होता है कि जो अपना घर का सोफा है वो ऑफिस में ले आ जाते हैं, ऑफिस के नाम पे जो नया खरीदा है वो घर पे लेके जाते हैं। तो भाई एंटिटी के एसेट तुम पर्सनल यूज के लिए करोगे तो ये बात कुछ भैया हजम नहीं हुई, तो ये आपके एसेट्स का क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन है। आई बात समझ में आपको? यस। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में। अब यहाँ पे एसेट्स में कौन से एसेट्स आते हैं, अब इसको और थोड़ा नैरो डाउन करेंगे। एक हम लोग बात करते हैं गुड्स की, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैश की, एंड फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैश का होने के बाद, ओ माय गॉड खत्म हो गया यहाँ पे। आई बात समझ में आपको? एक हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एक हम लोग बात करेंगे गुड्स की और हम लोग बात करेंगे कैश की। चलो चलो फिर शुरुआत करते हैं। सो यहाँ पे इट कैन बी अचीव्ड बाय ये होने के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि भैया एम्बेजलमेंट, ये एसेट्स जो है आपकी, ये एसेट्स में एम्बेजलमेंट किस में होगा। तो एक हम लोग बात करते हैं अबाउट गुड्स में होगा और दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, कैश में हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो एक होता है किसके अंदर, गुड्स के अंदर होता है और दूसरे किसके अंदर होता है, कैश के अंदर। सो मेरा बच्चा यहाँ पे एम्बेजलमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में दो टाइप के एसेट्स अपने कौन से हैं, एक गुड्स की है और दूसरा कौन सा है, कैश के अंदर है। गुड्स की जब बात करते हैं तो मेरा बच्चा एकदम ही बात आसान है। यहाँ पे गुड्स की जब बात करते हैं तो गुड्स ये मतलब क्या है, ये चोरी करना है, बराबर के नहीं? अब ये चोर चोरी तो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अब क्या होता है ना कि इसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो भी चाहिए कि नहीं चाहिए, बराबर के नहीं? तो पहले आपने चोरी को पहले डिटेक्ट करना ये इंपॉर्टेंट है, या पहले ही कुछ आपने सावधानी बरतना ये इंपॉर्टेंट है? तो सिंपल सी बात है कि भैया आपने क्या करना चाहिए, आपने यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। आई बात समझ में आपको? सो इसीलिए क्या कहता है, सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स इज व्हाट, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, बराबर। इसके लिए मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट ने पहले ही कुछ मेजर्स लगाने चाहिए, मैनेजमेंट ने कुछ भी पहले प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि जिसके वजह से चोरी ना
हो करके। आई बात समझ में आपको? सो इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सच काइंड ऑफ फ्रॉड इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, देयरफॉर मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट ने पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस, कुछ मेजर्स लेने चाहिए। तो अब वो प्रिकॉशंस या अब वो मेजर्स क्या है सर? तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, वो प्रिकॉशंस या मेजर्स आपको अगर लेने हैं तो सबसे पहले आपने करना है क्या? तो सबसे पहले आपने मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स। आपने क्या मेंटेन करना है? रिकॉर्ड्स। आई बात समझ में आपको? उन रिकॉर्ड्स पे आपने क्या करना चाहिए? उन रिकॉर्ड्स पे आपने करना चाहिए पीरियोडिक चेक। क्लियर है एकदम बात? यस, रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए, रिकॉर्ड्स के ऊपर आप पीरियोडिक चेक कीजिए। फिर उसके बाद वास्तविक में जहां पे आपने गुड्स रखे हुए हैं, बराबर कि नहीं, जहां एक्चुअली आपने गुड्स स्टोर करे हुए हैं, वहां पे भी तो कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, वहां पे भी कंट्रोल होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि उन पे भी कंट्रोल रखने के लिए हम लोग ने क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना चाहिए, बोलो? तो आपने सबसे पहले लगा देना चाहिए यहाँ पे, जहां पे गुड्स, जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या है, ये आपका है गोडाउन, बराबर कि नहीं, या वेयरहाउस है। तो यहाँ पे आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा लेने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब क्या है कि कौन व्यक्ति आ सकता है, कौन व्यक्ति जा सकता है, बराबर के नहीं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने लगा देने चाहिए। इसी के साथ साथ आपने क्या करना चाहिए, आपने एक्सटर्नल, आपने क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपने लगा लेनी चाहिए। आपने क्या करना चाहिए, एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपने लगा लेनी चाहिए। क्लियर है एकदम बात? यस सर। फिर इसके बाद आपने क्या करना चाहिए, इसका और इसका आपने चेकिंग कर लेना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपने इसका करना चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन। जो अपन ने, याद होगा आपको, अपन ने पढ़ा था किसके अंदर, अपन ने पढ़ा था एसए नंबर 501 के अंदर। एंड लास्ट में फिर क्या कहता है कि फिर उसके बाद आप रेशियो एनालिसिस कीजिए। जैसे आपको याद है ना, हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। तो जब आप ये बातें करोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया फ्रॉड अगर होता है तो इमीडिएटली इससे आपको पता चल जाएगा। सो ये मेजर्स आपने लेने चाहिए टू प्रिवेंट द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, मेजर्स टू बी टेकन फॉर prevention of misappropriation of goods। आई बात समझ में आपको? दीज आर द मेजर्स टू बी टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ओके, परफेक्ट है। फिर ये सारे बातें अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। परफेक्ट परफेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम एकदम ये आसान सा टॉपिक है भाई, क्लियर, एकदम सिंपल। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं डिफाल्केशन ऑफ कैश। तो अब हम लोग यहाँ पे कैश की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कैश में हम लोग को दो बातें दिखती है। भाई एकदम आराम से फोकस करना, एकदम मन लगा के। सो जब हम लोग कैश की बात करते हैं तो कैश में हम लोग को फिर से यहाँ पे दो बातें दिखती है। तो वो कैश में कौन सी दो बातें है, आइए फोकस करते हैं। कैश में दो बातें कौन सी है? एक तो हम लोग क्या कहते हैं, एक तो हम लोग पहले बात करते हैं रिसीट्स की, और दूसरा हम लोग बात करते हैं अबाउट पेमेंट्स की, बराबर के नहीं। तो रिसीट्स में हम लोग क्या करते हैं, रिसीट्स में हम लोग उसको सप्रेस करते हैं, और पेमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट्स को हम लोग इन्फ्लेट करते हैं। तो कैश में चोरी चकारी कैसे हो जाएगी? तो कैश में चोरी चकारी होगी एक तो रिसीट्स में और दूसरा पेमेंट्स में। रिसीट्स को कम दिखा जाएगा और पेमेंट्स को ज्यादा दिखा दिया जाएगा, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन ऑफ कैश पेमेंट्स एंड यहाँ पे सप्रेशन ऑफ कैश रिसीट्स। तो यहाँ पे तुम समझो, बाद में वापस से यहाँ पे मेरा बच्चा तू समझ बात को। ये फुल वापस से आपको क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स। ये आपको यहाँ पे फिर से आपको दिए गए हैं क्या, एग्जाम्पल्स। खत्म। मतलब आप क्या करोगे, झूठे वाउचर्स दिखा दोगे, आप क्या करोगे, डमी वर्कर्स दिखा दोगे, आप पेटी कैश में ज्यादा खर्चे दिखा दोगे। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, ये जो रिसीट्स है वो रिसीट्स आप चोरी कर लोगे। आई बात समझ में आपको? यस सर। फिर उसके बाद इसके अंदर टीमिंग एंड लीडिंग, पेमेंट्स इन्फ्लेट करना है, इसको कहते हैं टीम ये हो गया पेमेंट्स का, है ना। और फिर अब हम लोग बात करते हैं रिसीट्स की। रिसीट्स में कैसे चोरी करते हैं? तो एक कॉन्सेप्ट आता है अपना, कौन सा, टीमिंग एंड लीडिंग। कौन सा प्रॉब्लम आता है अपना, टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग मतलब एकदम सिंपल भाषा में बोलूं क्या मैं आपको, टीमिंग एंड लीडिंग मतलब इसकी टोपी, इसकी टोपी उसके सर,
आई बात समझ में? मतलब क्या करने का, एक से पैसा लेने का, वो दूसरे को देने का। तो जब दूसरे को देने की बारी आती है तो तीसरे से लेने का और दूसरे को देने का। एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन भैया। वापस से बोलता हूं, आपने क्या किया है, आपको एक को पैसा देने का है, तो एक को पैसा देने के लिए आप क्या करते हो, दूसरे को देते हो। भाई वो ये SAR सर मतलब माथा, ये सर मतलब मेरी बात नहीं कर रहा हूं, है ना, मार खाओगे, पकड़ के मारूंगा आपको। सो यहाँ पे टीमिंग एंड लीडिंग मतलब क्या है, इसकी टोपी उसके सर। क्लियर है एकदम, राइट, एकदम सही है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि भाई तुम समझने की कोशिश करिएगा। एकदम सिंपल सी बात है कि क्या करना है, यहाँ पे एक को पैसा देने का है तो दूसरे से लेंगे, फिर जब दूसरे को देने की बारी आती है तो तीसरे को देंगे, तीसरे को देना है तो चौथे से लेंगे। तो इस बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक एक से पैसा हम लोग चोरी कर लेंगे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि किसी से भी हमने चोरी करी है तो वो हम लोग क्या करेंगे, किसी से भी हमने चोरी करी है तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा एक तरीके का फ्रॉड होता है। झूठे डिस्काउंट्स हम लोग क्लाइंट के क्या करेंगे, जो हम लोग को जो डिस्काउंट्स देने हैं वो हम लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कैश सेल पूरा अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स है। आई बात समझ में आपको? परफेक्ट है। सो यहाँ पे तुम समझे, यहाँ पे कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स के आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको दोनों जगह पे आपको स्टडी करके जाना है। सो और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आई बात समझ में आपको? एकदम क्लियर है, बात बात क्लियर है एकदम, बोलो बच्चा यस। सो ये बात हो गई अपनी, यहां तक जो अपन ने बात करी, ये अपना फ्रॉड वाला चैप्टर चल रहा है। करेक्ट है एकदम, यस। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी गो अहेड। चलिए आगे बढ़ सकते हैं ना अपन यहां से? यस सर। सो अब अपन बात करते हैं एसए नंबर 240 की। एसए नंबर 240 ये जो है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकदम ही आसान है। चार बातें ध्यान में रखना है। ऑडिटर इज सपोज टू ऑब्टेन व्हाट, रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क बिकॉज ऑफ फ्रॉड इज हायर एज कंपेयर टू एरर। आई बात समझ में आपको? तो वो रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हायर। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉड, मैनेजमेंट फ्रॉड इज मोर सीवियर एज कंपेयर टू व्हाट द एम्प्लॉय फ्रॉड, क्योंकि मैनेजमेंट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, बट एम्प्लॉय को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट तो है ही ना। एंड लास्ट में ऑडिटर ने कैसे एटीट्यूड रखना चाहिए मेरा बच्चा? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आपको मालूम है क्या होता है? सो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या है कि अन्ना हु इज ऑलवेज व्हाट, चौकन्ना। आई बात समझ में आपको? दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो ऑडिटर टू, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट फ्रॉड, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी? तो तुम समझो बात को, एसए 240 के अनुसार, एसए नंबर 240 के अनुसार ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आएगी? तो ऑडिटर ने सबसे पहले मैनेजमेंट से रीजनेबल अश्योरेंस लेना है, फिर उसने ध्यान में रखना है कि रिस्क बिकॉज ऑफ एरर एंड फ्रॉड जो होगा वो अपने ध्यान में रखना है, उसमें मैनेजमेंट कहीं पे भी इन्वॉल्व है या नहीं, ये उसने ध्यान में रखना है। क्लियर है एकदम बात मेरा बच्चा? यस। देन अपन उसमें थ्रू आउट अपन ने अलर्ट रहना है, और ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद अगर आपको कहीं डाउट आता है, कि अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो इन दैट केस ऑडिटर विल गो अहेड एंड डिटेक्ट द फ्रॉड। आई बात समझ में आपको? यस सर। चलिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रॉड रिपोर्टिंग की। फ्रॉड रिपोर्टिंग की जब बात करते हैं तो यहां पे अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 की। आई बात समझ में आपको? सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12, एकदम आराम से ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से मन लगा के सुनिएगा। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 पहली बात करता है अबाउट व्हाट, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। आई बात समझ में आपको? इट टॉक्स अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। दैट मींस इट डज नॉट टॉक अबाउट डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। वो किसके बारे में बात करता है? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स एंड नॉट डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो रिमेंबर, ये इंटीग्रेटेड केस स्टडीज में आपको पूछा जाएगा कि द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर अंडर 143 सबसेक्शन 12 इज टू डिटेक्ट द फ्रॉड और टू रिपोर्ट द फ्रॉड। तो आर आंसर विल बी रिपोर्टिंग ऑफ द फ्रॉड्स। तो उसमें क्या कहता है? इन द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही हैज अ रीजन टू बिलीव, मतलब उसको जानबूझ के ढूंढना नहीं है। अगर भैया उसको डाउट है या उसको सफिशिएंट उसके पास एविडेंस है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, तो उस केस में अगर उसको लगता है फ्रॉड का, ध्यान में रखना यहाँ पे फिर से बात किसकी होती है सर? यहाँ पे फ्रॉड होती है। मतलब सर अगर कहीं कुछ हम लोग को एरर मिलता है तो एरर को रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या? नो नो नो, हम लोग को सिर्फ किसको रिपोर्ट करना है? फ्रॉड को। सो अगर फ्रॉड है, रीजन टू बिलीव है कि फ्रॉड है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर किसके लिए? तो उसमें क्या कहता है? विच इन्वॉल्व्स और एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व, विच इन्वॉल्व्स और एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व। तो तुम समझो बात को, इन्वॉल्व और एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व, ये एक्सपेक्टेड ये इन्वॉल्व, ये किसके लिए है मेरा बच्चा? ये बात कर रहे हैं हम लोग, ये किसके लिए है? ये अमाउंट के लिए। एक्सपेक्टेशन, एक्चुअल या एक्सपेक्टेड, किसमें चाहिए? अमाउंट में। वो अमाउंट भी कैसा होना चाहिए? इंडिविजुअली। जो फ्रॉड का अमाउंट होगा एक्चुअल में या एक्सपेक्टेड, वो कितना होना चाहिए? इंडिविजुअली। वो भी कितना?
वो भी कितना बोलना बेटा, वो भी कितना 1 करोड़ और अबाव, कितना 1 करोड़ और अबाव। फिर उसके बाद क्या कहता है, इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड, मतलब हम लोग को फ्यूचर, मतलब फ्यूचर या तो हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रॉड्स को हम लोग को रिपोर्ट नहीं करना है। फ्रॉड एक्चुअल में होना चाहिए, फ्रॉड एक्चुअल में होना चाहिए, और उस एक्चुअल फ्रॉड में, बराबर के नहीं, उस एक्चुअल फ्रॉड में एक्सपेक्टेड अमाउंट चलेगा, बट एक्सपेक्टेड फ्रॉड में एक्चुअल अमाउंट को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रॉड में एक्चुअल अमाउंट तो आ ही नहीं सकता ना। आई बात समझ में आपको? तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे हम लोग बच्चा बात करते हैं अबाउट व्हाट, चल बोल बेटा। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12, इसको पढ़ना है अपने को अलोंग विथ रूल नंबर 13। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो 143 सबसेक्शन 12 में हम लोग इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम लोग नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को रिपोर्ट करना है फ्रॉड। फ्रॉड रिपोर्ट करना है एज अ विच ऑडिटर, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्लियर है एकदम? यस सर। फिर उसके बाद हम लोग जब फ्रॉड की बात करते हैं तो हम लोग अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट, और एक्सपेक्टेड अमाउंट, अमाउंट और एक्सपेक्टेड अमाउंट चलेगा। अमाउंट कितना होगा? 1 करोड़ और अबाव होगा, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद एक्चुअल फ्रॉड, एक्चुअल फ्रॉड हम लोग को चाहिए, मतलब जिसमें हम लोग कहते हैं कि बीइंग, बीइंग और हैज बीन, बीइंग और हैज बीन कमिटेड, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रॉड, एक्सपेक्टेड फ्रॉड को हम लोग को कंसिडर करना नहीं है, बराबर कि नहीं। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये हम लोग को रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आई बात समझ में आपको? सो ये अपने को रिपोर्ट किसको करना है यहाँ पे? दिस विल बी रिपोर्टेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। रिपोर्ट, रिपोर्ट किसको देना है अपने को? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो दिस इज व्हाट इज इन अ सिंपल टर्म, ये हम लोग ने बात कर ली यहाँ पे सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 की। ये बात हो गई सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 की। आई बात समझ में आपको? यस। फिर उसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, वो ध्यान से सुनिएगा। दिस प्रोविजन इज मुटेटिस मुटेंडिस, बराबर कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। दिस प्रोविजन इज मुटेटिस मुटेटिस मुटेंडिस। ये किसको एप्लीकेबल है? This provision is mutatis mutandis applicable to number one, the cost auditor, as well as the secretarial auditor, secretarial auditor। ये इन दोनों ऑडिटर्स के लिए भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होती है। क्लियर है? दैट्स इट विथ सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12। अब हम लोग बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, अब हम लोग बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रूल नंबर 13। किसकी बात होगी बेटा अभी? अब बेटा बात होगी अबाउट रूल नंबर 13। तो रूल नंबर 13 क्या कहता है कि जैसे, अब फटाफट ध्यान दीजिएगा, जैसे ऑडिटर साहब को नॉलेज आता है तो उसने क्या करना है, उसने इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days, उसने क्या करना है? चलिए आप मेरे साथ साथ है ना, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे वैसे हाँ हमारे सर कितने अच्छे से बोल रहे हैं ऐसा बस देखते बैठोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपने वो आपके आंसर्स आपके साथ साथ आपने बोलते भी है, ठीक है ना, तभी वो रिवीजन में आपको कॉन्फिडेंस बनेगा आपको। क्लियर है एकदम? सो यहाँ पे जैसे ही ऑडिटर को नॉलेज आता है उसने इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days उसने किसको इन्फॉर्म करना है? उसने इन्फॉर्म करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या उनको उसने रिप्लाई करना है टू ऑडिट कमिटी। उसने किसको देना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऑडिट कमेटी को उसने इंटीमेट करना है। फिर इसको इंटीमेट करने के बाद उनका रिप्लाई आना चाहिए, रिप्लाई आना चाहिए विद इन 45 days। विद इन हाउ मेनी डेज? 45 days। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इतना, इधर एक हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। इसको ये सर ये लाइन क्यों आपने बीच में से ड्रॉ कर दिया एकदम से? यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया। तो अपना काम इतना ही रहेगा, if fraud is less than ₹1 crores। आई बात समझ में आपको? ऐसे इतना इतना को लिखने को आपको समझ में नहीं आएगा। इफ इट इज लेस देन ₹1 crore, और उसमें हम लोग क्या देंगे, हम लोग उनको बताएंगे पार्टी
उस पार्टी का अमाउंट और वो नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, इधर तक हम लोग रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ के नीचे है तो हम लोग क्या करेंगे, अपन इतना ही काम कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है एकदम? ओके सर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां से। फिर यहाँ पे दो बातें हो जाएगी फिर से। एक तो उनका जो रिप्लाई है वो रिप्लाई आएगा, या तो दूसरा उनका रिप्लाई नहीं आएगा। तो यहां पे जैसे ही उनका रिप्लाई आ जाता है, जैसे ही रिप्लाई इज रिसीव्ड, तो ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर अपना रिपोर्ट जो मैनेजमेंट को दिया है, फिर जो मैनेजमेंट से जो रिपोर्ट आया उसके ऊपर उसके कमेंट या उसके ऊपर उसके ऑब्जर्वेशंस, बराबर कि नहीं, या उसके ऊपर के उसके ऑब्जर्वेशंस, ये देगा किसको, ये देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको देगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को। कब देगा, विदिन विदिन 15 days ऑफ रिसीट ऑफ रिप्लाई। मतलब जब ही रिप्लाई आया, वो रिप्लाई आने के तुरंत 15 दिन के अंदर अंदर अपन ने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। आई बात समझ में? बट अगर मान लो कि ऑडिटर को रिप्लाई नहीं आता है, तो ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट ये क्या करना है, ऑडिटर ने अपना ये रिपोर्ट ऑब्वियस सी बात है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही देना है। बट कितने दिनों में, सो अपन ने देना है इसको विदिन 15 डेज ही, विदिन 15 डेज ही फ्रॉम फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 45 डेज, बराबर कि नहीं, जो 45 डेज का समय दिया था ना, विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज। परफेक्ट है, जा रहे हैं अपन एकदम? यस सर। अब उसके बाद क्या होता है यहां पे, ये किसको देंगे, तो ये हम लोग देंगे किसको, सेक्रेटरी, ये हम लोग देंगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बराबर के नहीं। और ये हम लोग कैसे भेजेंगे इसको, बाय बोलो, बाय स्पीड पोस्ट, अच्छे से बोलो, बाय बाय स्पीड पोस्ट और बाय बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, बराबर कि नहीं। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक क्या करेंगे, ईमेल भेजेंगे कंफर्मिंग द सेम। आई बात समझ में आपको? राइट। दिस एंटायर फॉर्मेलिटी विल बी सेंट इन फॉर्म नंबर ADT 4। आपको मालूम है 4 फॉर, बोलो, 4 फॉर फ्रॉड। तो फॉर्म नंबर कौन सा है यहाँ पे, इन फॉर्म नंबर ADT 4। आई बात समझ में आपको? यस। अगर यहाँ पे हम लोग कहीं फेल हो जाते हैं, मतलब अपन ये फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं करते हैं, इफ फेल, तो आपको मिनिमम जुर्माना लगेगा और आपको मैक्सिमम जुर्माना लगेगा। अब मुझे फटाफट बताइए आपको मिनिमम जुर्माना कितना लगेगा। चलिए रिवीजन रिवीजन कर रहे हैं ना अपन, सो फटाफट बताइए, फेल हो गए तो मिनिमम जुर्माना कितना और मैक्सिमम जुर्माना कितना। मिनिमम लिख दूं मैं, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख, ये इतना उसको फाइन लगेगा यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 रेड विथ रूल नंबर 13। आई बात समझ में आपको? यस सर। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फ्रॉड दिखेगा और यही अपने को जो मैनर है, यही मैनर अपने को दिखता है। दिस इज नथिंग बट व्हाट वी टॉक अबाउट इज रूल 13। भाई रेगुलर क्लास में मैंने इसके ऊपर मतलब इतना जो ये टॉपिक है इसको अपन ने पूरे 2 घंटे पढ़ा है, जिसके अंदर बहुत सारे अपन ने केस स्टडीज डिस्कस की है, पूरा पूरा गाइडेंस नोट अपन ने डिस्कस किया है। करेक्ट है ना एकदम? यस। सो ये रूल 13 है। फिर उसके बाद ये पूरा अपना कामकाज हो गया, डिस्क्लोजर इन बोर्ड्स रिपोर्ट वगैरह ये सब हो गया अपना। फिर उसके बाद फ्रॉड डिस्क्लोजर अंडर कारो। भाई कारो में कोई भी फ्रॉड हो, चाहे वो कंपनी ने किया हो, कंपनी पे हुआ हो, तो कोई भी फ्रॉड हो, वो सारे सारे फ्रॉड्स हम लोग रिपोर्ट कर देंगे। आई बात समझ में आपको? दैट इज व्हाट इज फ्रॉड्स अंडर कारो। इसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक 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 पॉइंट अपना रह गया यहाँ पे, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। वो कौन सा फ्रॉड होना चाहिए, तो वो कौन सा फ्रॉड होना चाहिए, फ्रॉड बाय एम्प्लॉय, ऑफिसर बाय एम्प्लॉय और ऑफिसर अगेंस्ट दी कंपनी। आई बात समझ में आपको? ये फ्रॉड हम लोग को रिपोर्ट करना है। आई बात समझ में आपको? परफेक्ट है एकदम। सो कारो में फिर उसके बाद आता है यहाँ पे कारो में, तो ये स्पेसिफिकली डिफरेंशिएशन का पॉइंट है मेरा बच्चा,
ये फ्रॉड कौन से फ्रॉड है? सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉय ऑफिसर ने किए हैं उन्हीं फ्रॉड्स को हम लोग को रिपोर्ट करना है, कंपनी पे हुए। बट कारो 2016 के अंदर कोई भी फ्रॉड, चाहे कंपनी ने किया हो या कंपनी पे हुआ हो, कारो में अपने को दोनों फ्रॉड्स को रिपोर्ट करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। और वो रिपोर्ट किस में करना है? कारो में। कारो का रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं होता है, कारो का रिपोर्ट अपने ऑडिट रिपोर्ट में आता है। ये तो आपको मालूम होगा, करेक्ट है एकदम? यस। सो माय डियर बच्चा लोग, माय डियर बच्चा लोग, दैट्स इट भाई, खत्म हो गया। यूहू वूहू। सो अपना 1 घंटे में ये चैप्टर अपना पूरा पूरा रिवाइज हो चुका है। सो मेरा बच्चा, क्या आपको कॉन्फिडेंस आया? क्या खत्म हो गया भाई चैप्टर? ठीक है ना? देखो मैं स्लो स्लो ऊपर लेके जाता हूं इसको, फिर आप एक तो क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, या बाद में आराम से पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है ना? तो फिर आपकी नोट्स भी बन जाएंगे, समरी नोट्स भी, एकदम मजा आ जाएगा एकदम भाई, माहौल एकदम। पहली बार जिंदगी में भाई, तुम देख रहे क्या यहाँ पे जो मैं अभी देख रहा हूँ सामने? आई कैन सी लाइक देर आर 347, फोटो ले लिया मैंने तो भाई, 347 लाइक्स विद 0 डिसलाइक। आ हा, मतलब ये मेरे बर्थडे मंथ की शुरुआत एकदम गजब हो गई है भैया आप लोगों के साथ। इस महीने मेरा बर्थडे है, मालूम है आपको? और शुरुआत ही क्या गजब की बात हुई है भाई। भाई नो डिसलाइक एट ऑल। देखो कौन कैसे खड़ूस बच्चे है ना, 2 डिसलाइक मार दिए, मार दिए, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा काम करे हो, पाप लगेगा पाप। ओके। सो दोस्तों, मेरा बच्चा, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो मजा आ जाएगा। और सुनिए, वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एग्जांपल्स दिए गए हैं आईसीआई के मॉड्यूल में, तो वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स जरूर 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 पढ़ लेना, ठीक है ना? ओके, चलो, कूल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। विश यू गाइज वेरी हैप्पी इवनिंग, एंजॉय करो अभी घर पे मस्त एकदम, खाओ, और इस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। और फिर जब हम लोग परसों मिलेंगे, अब अपना जो नेक्स्ट होगा सेशन, जो अपन अभी नेक्स्ट कब मिलने वाले, हाँ, इसका एक स्क्रीनशॉट मार लो आप भाई। यहां तक हो गया आपका, यहां तक का स्क्रीनशॉट मार लो एक। जो खड़ूस ने डिसलाइक करा ना, जानबूझ के, कैसा खड़ूस है, उसको जल्दी से हटा दे वो डिसलाइक को। खड़ूसपंथी कर रहे हो, कौन है वो एक बच्चा? शैतान, शैतान बैक बेंचर होगा वो, बैक बेंचर। चलो, इसका स्क्रीनशॉट मार लिया आपने? यस, यस। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। डन, डन। इसका कर लो। ये पूरा पूरा रूल 13 है। ओके। सो यहां पे वी आर डन विथ आर चैप्टर नंबर 5। ओके, सो व्हेन वी मीट, अभी अपन कब मिलेंगे? अभी अपन कब मिलेंगे भाई? अभी हम लोग मिलेंगे, आज है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को मिलेंगे। सो सी यू गाइज नाउ ऑन 3rd जून, बराबर कि नहीं? इधर वील बी डिस्कसिंग रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर, और ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। दोनों ही चैप्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है एकदम? यस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय। बाय बोलो रे, बाय, बाय बाय। 3rd जून को मिलेंगे अभी। चलो, सी यू, बाय बाय।